अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज इस वीडियो के अंदर हम रिवीजन करने जा रहे हैं सेकंड ईयर के फ़िज़िक्स के कोर्स की। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल करें फ़िज़िक्स में 85 आउट ऑफ 85, तो उसका फिर तरीका ये है कि हमें हर एक टॉपिक का उसका एनालिसिस करना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में से अगर MCQs आएगा तो किस तरह से आएगा, कौन सा MCQs आएगा, और अगर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं तो कितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और किस किस तरह से बन सकते हैं। इसके अलावा ये टॉपिक जो है एज अ लॉन्ग इंपॉर्टेंट है या एज अ शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज इस पहली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बारी बारी हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मेरे पास ये सेकेंड ईयर फिज़िक्स की टेक्स्ट बुक मौजूद है और इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक बनता है वो टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक ही बनता है। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ये पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है। इसके अलावा जो चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है ना, उसका MCQs भी बन सकता है। अब यहाँ से एक MCQs भी बन सकता है, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड व्हाट। आगे 4 ऑप्शन होंगे और उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक के हवाले से कि ये बतौर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें से MCQs भी आ सकता है। हमारा जो बाकायदा पहला टॉपिक है इस चैप्टर में वो है कूलम्स लॉ। ठीक है जी बच्चों, कूलम्स लॉ वैसे तो एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट से मुराद मेरी ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो पेपर में बार बार रिपीट होता है। ठीक है जी, आप पास्ट पेपर को देख सकते हैं कि अगर एक चैप्टर के अंदर 5 फ़र्ज़ करें इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप पास्ट पेपर को देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पिछली दफ़ा फ़लाँ क्वेश्चन आया तो इस दफ़ा इस क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जो कूलम लॉ है ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसके अलावा कूलम लॉ के अंदर से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और MCQs भी बन सकते हैं। ज़रा हम उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात की जाए इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो कूलम लॉ की जो स्टेटमेंट है, इसकी जो स्टेटमेंट से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि आपसे सिर्फ ये कहा जाए कि आप कूलम लॉ की स्टेटमेंट लिखें। अगर आप उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे तो साथ आप उसका ऑब्वियसली मैथमेटिकल रिलेशन भी लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अगर 2 चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है तो कूलम फोर्स क्या होगी, और अगर कोई मीडियम है तो फिर कूलम फोर्स को वो मीडियम किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा। यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द फोर्सेस बिटवीन 2 चार्जेस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कूलम कांस्टेंट जो है जिसको हम K कहते हैं, ठीक है जी, K किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये जो कूलम कांस्टेंट है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये भी पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जो MCQs बनते हैं मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन भी एक बन सकता है कि हमें पता है कि 2 चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो Q1 Q2 ओवर R² के बराबर होती है। अब फ़र्ज़ करें कि चार्जेस के दरमियान फासला दुगना कर दिया जाए, या फ़र्ज़ करें कि चार्जेस के दरमियान पहले जो फासला है उस फासले को हाफ़ कर दिया जाए, तो इस फोर्स पे कितना इफ़ेक्ट होगा। अब ये चीज़ ज़्यादातर MCQs में पूछी जाती है, लेकिन इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, ज़्यादा ये इसका जो चांस है वो MCQs में आने का है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। इसके अलावा ये जो K है, इस K की न्यूमेरिकल वैल्यू, ये K किसके बराबर होता है, ये पेपर में एज MCQs पूछा जा सकता है। K का फार्मूला क्या बनता है, ये पेपर में एज MCQs पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको पता है कि K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है जिसको हम परमिटिविटी ऑफ स्पेस भी कहते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है और इसके यूनिट्स क्या हैं, K के यूनिट्स क्या हैं, एप्सिलॉन नॉट के यूनिट क्या हैं, इनके यूनिट्स पेपर में बतौर MCQs पूछे जा सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ पेपर में बतौर MCQs पूछी जा सकती हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा K जो है, जिस तरह पहले बात हुई कि K किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, एज अ MCQs भी पूछा जा सकता है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो क्या चीज़ है, वो क्या बला है, इस टॉपिक के अंदर उसका भी जिक्र है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है और रिलेटिव परमिटिविटी इस इक्वेशन के अंदर किस वक्त लिखी जाती है, ये भी पेपर में बतौर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई मीडियम दरमियान में मौजूद है, फ्री
फ्री स्पेस के अलावा, तो इस रिलेशन को किस तरह से लिखा जाएगा, ये बतौर MCQs पेपर में आ सकता है। ठीक है जी, तो ये इस टॉपिक का हमने एनालिसिस किया कि इसमें से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs में पूछी जा सकती हैं, और लॉन्ग तो आपको पता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग में ये आ ही सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी फील्ड्स ऑफ फोर्स। यहीं पे लिख लेता हूँ जी मैं, फील्ड्स ऑफ फोर्स। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पेपर में इसके लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस तो नहीं है। अब यहाँ से सबसे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है वो यही आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन करें या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन करें। अब ये दोनों ही पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन करें या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन करें। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको किस तरह से लिखा जाता है, उसका रिलेशन क्या है, इसको बतौर MCQs पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ से MCQs बन सकते हैं, जिस तरह अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन मैंने कहा कि बतौर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है, लेकिन उसका जो फार्मूला है वो आपको MCQs में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स और डायमेंशन हैं, इनको पेपर में बतौर MCQs पूछा जा सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक बन रहा है वो बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस तो नहीं है, लेकिन पेपर में ये बतौर शॉर्ट क्वेश्चन इनकी डेफिनेशन ये पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो यहाँ इस बुक के ऊपर 4 या 5 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मेंशन है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ बतौर शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ से MCQs आ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब करीब हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। जाहिर बात है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। या इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं हैं तो फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह की चीज़ें भी MCQs में पूछी जा सकती हैं, और जो चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है वो तकरीबन MCQs में भी पूछी जा सकती है, और जो MCQs में पूछी जा सकती है वो तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ से एक और चीज़ आती है कि अगर दो हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं, ठीक है जी, अगर हमारे पास दो ऐसे चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है, तो उनके बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर सेंटर में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है जी, इसको कहते हैं ज़ीरो फील्ड जोन या नो फील्ड जोन। ये पेपर में बतौर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसके MCQs भी बन सकता है। ठीक है जी, कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस के बिल्कुल सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और इसको MCQs में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो एक पॉइंट चार्ज होता है, एक पॉइंट चार्ज, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक फैला होता है। ठीक है जी, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि लाइनें रेडियली आउटवर्ड निकल रही होती हैं और लाइनों के दरमियान जो स्पेसिंग है वो बराबर नहीं होती। सो एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो वो इन्फिनिटी तक फैला होता है और दूसरा वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये चीज़ें MCQs में पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ज़ीरोग्राफी या फोटोकॉपियर। अब ज़ीरोग्राफी का मतलब क्या बनता है अंग्रेज़ी में, ये बतौर MCQs पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो ड्रम है फोटोकॉपियर के अंदर, उस ड्रम के ऊपर किस चीज़ की कोटिंग हुई होती है, फोटो कंडक्टर किसे कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये बार बार MCQs के अंदर भी आया हुआ है। ठीक है जी, टोनर क्या होता है, इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, टोनर से MCQs भी बन सकता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद इंकजेट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर और फोटोकॉपियर, इन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ये चीज़ भी बतौर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया है वो आ गया है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसकी डेफिनेशन ज़ाहिर बात है शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट्स भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो डायमेंशन है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान क्या एंगल होगा कि ये ज़ीरो होगा या मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, ये चीज़ें भी बतौर MCQs पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, एक सफ़ियर है, उसने चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, तो उसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, लेकिन ये ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ। जिस तरह इससे पीछे बात हुई है कूलम लॉ के बारे में, तो कूलम लॉ बहुत रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक नंबर 12.6 है ना, टॉपिक नंबर 12.6, यानी कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है और उसने चार्ज इनक्लोज किया हुआ है तो उसकी वजह से कितना फ्लक्स होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन बहुत कम दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी टॉपिक के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो बिल्कुल आखिर में लिखी हुई हैं। So we can conclude that the total flux through a closed surface does not depend upon the shape or geometry of the closed surface। यानी कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है ना, तो चाहे वो क्लोज सरफेस स्फीयर की शक्ल का है, चाहे वो बॉक्स की शक्ल का है, ठीक है जी, किसी भी शक्ल का है, किसी भी ज्योमेट्री का है, अगर उसने जो चार्ज इनक्लोज किया हुआ है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड आप तब्दील ना करें तो फ्लक्स सेम आएगा। फ्लक्स उस क्लोज सरफेस की ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर मैं एक बड़ा सफ़ियर ले लेता हूं और साथ में एक छोटा सफ़ियर ले लेता हूं, दोनों के अंदर एक ही अमाउंट का चार्ज रखता हूं, दोनों से आने वाला फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। ये चीज़ पेपर में बतौर MCQs पूछी जा सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और एज आ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछी जा सकती है। उसके बाद अगर गाज़ीज़ लॉ की बात की जाए तो गाज़ीज़ लॉ की जो डेफिनेशन है आपको पता है, ये पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है। और गाज़ीज़ लॉ की जो स्टेटमेंट है, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इससे MCQs भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ है। ये 3 एप्लीकेशंस हैं, इनमें से कोई एक या कोई 2 पेपर में मोस्टली जो चांस ये है कि कोई एक ही आएगी। और इस तरह से आएगी कि पहले आपने ये लिखना होगा गाज़ीज़ लॉ की डेफिनेशन और उसके बाद कोई एक एप्लीकेशन जो है वो पेपर में एज आ लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी। इसके अंदर जो है, जो सबसे पहली एप्लीकेशन है उसका रिज़ल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी सरफेस ने चार्ज इनक्लोज नहीं किया हुआ तो इस सूरत में उससे मिलने वाला फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये चीज़ जो है ये पेपर में एज आ MCQs पूछी जा सकती है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है जी। इसी टॉपिक में ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज सफ़ियर, एक सफ़ियर है जो अंदर से हालो है, अंदर से खाली है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो ये वाला जो एप्लीकेशन है इसकी जो आखिरी 2 लाइनें हैं, एज अ कॉन्सिक्वेंस एनी अपरेटस प्लेस्ड विद इन अ मेटल इनक्लोजर इज़ शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। ये जो शील्डिंग का कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को शील्ड किया जा सकता है, ये बतौर शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं शीट ऑफ चार्जेस की वजह से या 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट की वजह से, तो उनके जो मैथमेटिकल रिलेशन आते हैं ना, उनका कंपैरिजन आपस में करें, उस कंपैरिजन को भी एज आ MCQs पूछा जा सकता है। मसलन मैं ये कहता हूँ कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आई है इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस की वजह से, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास आया है E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और जो 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान जो उनकी वजह से जो इंटेंसिटी आई है मेरे पास, वो आई है E = σ/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये देखें ऊपर वाला रिलेशन E = σ/एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ σ/एप्सिलॉन नॉट की जगह E ड्यू टू प्लेट्स, अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, E ड्यू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, और ये 2 साथ में वैसे ही रह गया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो ये एक रिलेशन बन गया इन दोनों के दरमियान, ये भी पेपर में एज अ MCQs पूछा जा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है उससे MCQs बन सकता है। वोल्ट इसका जो यूनिट है वो किसके बराबर होता है, ये MCQs बन सकता है। वोल्ट इसके यूनिट की जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह हमने कहा था कि अगर हमारे पास 2 चार्जेस हैं
जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है उनके एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और जब ये बिल्कुल ऐसे ही ऐड होगा जैसे नंबर्स ऐड होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो उनके बिल्कुल सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये चीज़ें भी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है जो बार बार जो है वो रिपीट होता है। और इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है, उस मैथमेटिकल रिलेशन के अंदर जो माइनस आ रहा है E इज़ इक्वल टू माइनस dV/dr, ये माइनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ बतौर MCQs पूछी जा सकती है, बतौर शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है। और इस टॉपिक के बिल्कुल आखिर के ऊपर ये देखें एक रिलेशन दिया हुआ है कि वोल्ट पर मीटर को न्यूटन पर कूलम के बराबर प्रूव करना है। दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स हैं, लिहाजा ये भी बतौर MCQs पूछा जा सकता है, बतौर शॉर्ट क्वेश्चन भी ये आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है और एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद है जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में MCQs में आ सकता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे लिखी हुई है देखें 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻�9 जूल, ये बतौर MCQs पेपर में आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन इस्तेमाल कर लूँ और मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं प्रोटॉन वोल्ट, तो क्या ऐसा करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हमारे पास ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये जो E है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और V पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन वोल्ट भी कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड भी यही है। लिहाजा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या प्रोटॉन वोल्ट दोनों का जो आंसर आएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा, वो 1.6 × 10⁻⁻⁹ ही आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के दरमियान कंपैरिजन है। एक एक पॉइंट का कंपैरिजन जो है वो आपने करना है और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकैन मेथड। अब यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और इम्पॉर्टेंट है, यानी कि रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ से एक MCQ ये भी बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज किसने फाइंड किया, मिलीकैन ने किया, या मिलीकैन ने किसके ऊपर चार्ज फाइंड किया, ये एक्सपेरिमेंट उसने किस साल में किया। यहाँ पर 1909 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो है इसका जो फाइनल रिलेशन है, ठीक है जी, वो आपसे एज अ MCQs पूछा जा सकता है। फाइनल रिलेशन यहाँ पर एक तो Q की शक्ल में है और एक R² की शक्ल में है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ गया जी कैपेसिटर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लॉन्ग भी बनते हैं, शॉर्ट भी बनते हैं, MCQs भी बनते हैं। कैपेसिटर की डेफिनेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाएगी। ठीक है जी, कैपेसिटर की प्लेट्स जो है वो मेटल, आपको पता है कि किसी ना किसी मेटल की बनी होती हैं और उनके दरमियान या तो एम्प्टी स्पेस होती है या कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक होता है। कैपेसिटेंस का डेफिनेशन बतौर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैपेसिटेंस का यूनिट MCQs में पूछा जा सकता है। कैपेसिटेंस का जो रिलेशन है वो MCQs में पूछा जा सकता है। कैपेसिटेंस किन किन बातों पे डिपेंड करती है? हमने पढ़ा है कि C इज़ इक्वल टू Q/V, लेकिन मज़े की बात है कि C जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। C ना तो Q पे डिपेंड करता है ना V पे डिपेंड करता है, बल्कि C डिपेंड करता है कैपेसिटर के डायमेंशंस के ऊपर, कैपेसिटर की एरिया के ऊपर, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन के ऊपर। तो C जो है वो QV पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि कैपेसिटर की डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ें भी MCQs के अंदर पूछी जा सकती हैं। और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि बार बार रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कुछ नहीं है
तो कैपेसिटेंस क्या होगी? ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, एमसीक्यूज भी हो सकता है। और अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हम कोई मीडियम रखें तो उससे कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, और कौन सा मटीरियल कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखने से कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है, क्या कंडक्टर को प्लेट्स के दरमियान रखा जा सकता है या नहीं। और इसके अलावा जो एप्सिलॉन आर यहाँ पर एक रिलेटिव परमिटिविटी वाला फैक्टर यहाँ पर भी आया है, जो कि मीडियम रखने की सूरत में हमारे पास आता है। ये रिलेशन भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन जो है यहाँ पर ये ग्रीन हाईलाइट आपकी बुक के ऊपर किया हुआ है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। अब जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन की डेफिनेशन, ठीक है जी। डाईपोल क्या होते हैं, इस टॉपिक के अंदर आपने पढ़ा डाईपोल क्या होते हैं, ये बतौर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, चार्ज डेंसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। कोई मीडियम ले आने से कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक हो जाता है लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। वैसे तो ये पेपर में लॉन्ग में आएगा, लेकिन यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ आता है कि कैपेसिटर अपनी प्लेट्स के दरमियान एनर्जी कहाँ पे स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन लिखें, उसका फार्मूला लिखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि चार्जिंग से क्या मुराद है, डिस्चार्जिंग से क्या मुराद है। टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। एमसीक्यूज़ ये आ सकते हैं कि पहले टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू का कितना चार्ज करता है या कितना डिस्चार्ज करता है। इसके अलावा यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ग्राफ बनाएं, ठीक है। यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जो एग्जाम्पल 12.6 है, ये बतौर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती है कि प्रूव करें कि जो टाइम कांस्टेंट है उसके यूनिट्स सेकंड में है, टाइम वाला डायमेंशन है उसका। ठीक हो गया बच्चों। तो ये थी एक क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप कहेंगे कि आपने बहुत स्पीड के साथ ये करवाई है, आप इसको ज़रा स्लो स्पीड से देख लीजिएगा, रोक रोक के देख लीजिएगा। मसला ये है कि हमने सारे चैप्टर की रिवीजन करनी है, अगर हम बहुत देर लगा के करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा लंबी वीडियोज़ आप देख नहीं सकते, इसलिए मैंने ज़रा जल्दी जल्दी इसको रिवाइज़ करवाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।